आली चीज में अधिक रुचि नहीं रखते, बजाय इसके कि एक महंगी कीमत जिसे संभालना मुश्किल है और जिसके लिए भयंकर लड़ाई हो रही हो। रुद्र प्रताप ने काले व्यापारी के शब्दों में छिपे अर्थ को तुरंत समझ लिया। काले व्यापारी ने उसके संदेह की पुष्टि करते हुए अंतिम वाक्य कहा, अब गहरी मंजिलों के लोग भी प्रभु की चालों को समझने के लिए अपना मस्तिष्क नहीं लगाएंगे। जैसे ही रुद्र प्रताप ने काले व्यापारी की कहानी सुनी, व्यापारी ने धीरे से अपना सिर उठाया और उनकी आंखें मिलीं। उसने आगे कहा, अगर आप अभी भी चिंतित हैं तो मैं अधोलोक की कसम खाकर कहता हूँ, पुनर्स्थापित महान भूल भुलैया आपकी वास्तविक महान भूल भुलैया की बराबर नहीं है। प्रभु की प्रगति में कोई बाधा नहीं होगी। चूंकि उसने अधोलोक के रहस्यों की कसम खाई थी, इसलिए वह झूठ नहीं बोल रहा था। और ईमानदारी से कहूं तो मेरे प्रभु का उस पुनर्स्थापित महान भूल भुलैया से पूरी तरह संबंध नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूं, काले व्यापारी ने जोड़ा। रुद्र प्रताप ने फिर से सोचा कि काला व्यापारी किस बकवास की बात कर रहा था। काले व्यापारी ने उसे देखते हुए अपना मुंह बनाया। उसने पूछा, क्या आपको बड़े सिर वाले बौने याद हैं? बहुत समय पहले नाग जादूगरों ने एक प्रयोग किया था जिसके परिणामस्वरूप अधोलोक में 3 नई जातियों का जन्म हुआ था, और उनमें से एक बड़े सिर वाले बौनों की जाति थी, जिन्हें रुद्र प्रताप ने बेकार समझकर काले व्यापारियों को बेच दिया था। क्या कभी? रुद्र प्रताप ने कहा, हाँ, वही मुख्य कारण है कि हम महान भूल भुलैया को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हुए, काले व्यापारी ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप का अनुमान सही था। क्या मैंने तब नहीं कहा था? ऐसी कोई भूल भुलैया नहीं है जिसका कोई मूल्य न हो, कोई भी जाति बेकार नहीं होती। काले व्यापारी ऐसा बोल रहा था मानो वह रुद्र प्रताप को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वह विस्तार से बताने लगा। बड़े सिर वाले बौने जो लंबे समय से अधोलोक में नहीं दिखाई दिए थे, भूल भुलैया वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। रुद्र प्रताप ने काले व्यापारी की बात सुनकर खुद को ठोकर मारी। लेकिन उस समय उसे बड़े सिर वाले बौनों के मूल्य का पता नहीं हो सकता था, इसलिए अब पछताना थोड़ा देर हो चुका था। काले व्यापारी ने उसे ऐसे सांत्वना दी मानो उसने उसका मन पढ़ लिया हो। अगर उन्हें प्रभु के पास छोड़ दिया गया होता तो मुझे यकीन है कि आपकी जागृति के समय 9वीं मंजिल की भूल भुलैयाओं के नष्ट होने पर वे भी बह गए होते, और साथ ही प्रभु कभी भी उनकी क्षमता का पूर्ण विकास नहीं कर पाते। अचानक काले व्यापारी के चेहरे पर घृणा के भाव आ गए और वह दांत पीसकर बोला, उन्होंने जितनी मात्रा में दाउन रत्नों का उपभोग किया, यहाँ तक कि अधिकांश ड्यूक भी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। उस क्षण रुद्र प्रताप की आंखों के सामने नाग जादूगरों के चेहरे क्यों आ गए। रुद्र प्रताप ने तुरंत समझ लिया कि काले व्यापारी का थका हुआ चेहरा क्यों इतना संबंधित लग रहा था, और उसके लिए उसके प्रति केवल सहानुभूति थी। तारांकन तारांकन तारांकन। काला व्यापारी चला गया। रुद्र प्रताप और भी बहुत कुछ सुनना चाहता था, लेकिन चून की नीलामी के बाद मिलने की व्यवस्था थी, इसलिए उसने मामले में जल्दबाजी नहीं की। 720,000 रत्न। पुनर्स्थापित महान भूल भुलैया 720,000 रत्नों में बिक चुकी है। इस बीच पुनर्स्थापित महान भूल भुलैया का कोर 720,000 रत्नों की अप्रतिम कीमत पर बिका। जिन्होंने इस बार अपनी मनचाही वस्तुएं नहीं प्राप्त की, वे कृपया बहुत निराश न हों। हम वादा करते हैं कि काले व्यापारी भविष्य में व्यक्तिगत रूप से आपके पास आएंगे और आपकी निराशा दूर करेंगे। चूंकि इस नीलामी में भाग लेने वाले ऐसे दुर्जय प्राणी थे, मेजबान ने भविष्य में एक यात्रा का वादा करके सभी को शांत करने का प्रयास किया। इसके लिए कोई और हंगामा नहीं हुआ। लगता है समय सारणी अपेक्षा से अधिक विलंबित हो गई है। अब से हम नीलामी को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अभूतपूर्व बोली के बाद नीलामी फिर से शुरू हुई, हालांकि बहुत कम रुचि के साथ। कम से कम अंतिम वस्तु, एक विस्काउंट की मुहर, ने कुछ हद तक अनुकूल प्रतिक्रिया जुटाई। इसके साथ काले व्यापारियों की विशेष नीलामी का समापन हो गया। जैसे ही हम इस स्थान की सफाई कर लें, मैं प्रभु से मिलने आऊंगा। काले व्यापारी ने शुरू में बैठक के लिए एक अलग स्थान का प्रस्ताव रखा, ये कहते हुए कि नीलामी घर से आयोजित करने के लिए अंततः एक खराब विकल्प था, और रुद्र प्रताप की महान भूल भुलैया में उससे मिलने के लिए सहमत हो गया। आशा है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, रुद्र प्रताप ने कहा। काले व्यापारी ने बार बार जोर दिया कि वह उसी दिन आएगा, और जल्दी से कमरे से चला गया। अपने कमरे में अकेला रुद्र प्रताप ने अपने पास मौजूद पोर्टल स्क्रॉल को फाड़ते हुए कहा, लगता है मुझे निकलना होगा। अपने हाथ में कसे हुए अज्ञात सामग्री वाले आह्वान पत्थर का निरीक्षण करते हुए वह कमरे के बीच में खुले पोर्टल से गुजरा। तारांकन तारांकन तारांकन। स्वामी, हमेशा की तरह जैसे ही रुद्र प्रताप पोर्टल से होकर गुजरा, डोमिनिक वहां प्रकट हुई। मैं खुश हूं कि आप सुरक्षित हैं। वह अपने स्वामी के कल्याण पर प्रसन्न होते हुए उसकी बाहों में घुस गई, और जब उसने उसका थका हुआ चेहरा देखा तो जल्दी से अपनी चिंताएं व्यक्त की। क्या कुछ हुआ? रुद्र प्रताप ने बिना किसी हिचकिचाहट या चिढ़ के उसके सवाल का जल्दी से जवाब दिया। उसने विस्तार से सब कुछ समझाया, विलाप स्वामी कैथरीन से अपनी मुलाकात से लेकर काले व्यापारी की योजनाओं, पुनर्स्थापित महान भूल भुलैया और अपनी अधूरी जागृति तक। अपने आप को बहुत सताए नहीं,
स्वामी ने अब तक औरों से बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या रुद्र प्रताप के शब्दों में पश्चाताप और मदद की गुहार थी? डोमिनिक ने उसे सांत्वना दी, कहते हुए कि उनकी नई भूल-भुलैया की प्रकृति के कारण जानकारी की कमी अनिवार्य थी। वे इन मामलों में बस इसलिए बेहतर स्पष्टता और अंतर्दृष्टि रखते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक एक ही जगह पर रहे हैं। दूसरी ओर, स्वामी कभी स्थिर नहीं रहे और काले व्यापारियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी तुलना उस ज्ञान और बुद्धि से नहीं की जा सकती जो स्वामी ने इस समय में प्राप्त की है। मुझे तुम्हारी आश्वासन की आवश्यकता नहीं थी। रुद्र प्रताप ने महान भूल-भुलैया में लौटने से पहले अपने विचारों को पहले ही व्यवस्थित कर लिया था। उसने डोमिनिक के शब्दों को सुनकर थोड़ा अजीब महसूस किया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर डोमिनिक ने अपने ढीठपन के लिए जल्दी से माफी मांगी। नहीं, इसके लिए धन्यवाद। इससे मेरे मन में बचे हुए कुछ नकारात्मक भाव अब खत्म हो गए हैं। धन्यवाद। उसके अटूट वफादारी और रवैये को देखकर रुद्र प्रताप एक स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब नहीं दे सका और डोमिनिक खुशी से मुस्कुराए। रुद्र प्रताप ने सोचा। डोमिनिक की निस्वार्थ मुस्कान देखना अच्छा था, लेकिन काम करना था। अभी के लिए हम बाहरी गतिविधियों से परहेज करेंगे और सूचना एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रुद्र प्रताप ने अपनी सूचना के अंधेरे कुएं से बाहर निकलने का एक रास्ता खोजने का आदेश दिया। मुझे बड़ा चित्र देखने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। इसके बाद उसने अपने अधीनस्थों को विभिन्न निर्देश दिए और अंत में उसे अपने पास मौजूद आह्वान पत्थर की याद आई। अज्ञात प्राचीन आह्वान पत्थर। काले व्यापारियों द्वारा आयोजित एक विशेष नीलामी के माध्यम से प्राप्त ये प्राचीन आह्वान पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसका उपयोग पहले कभी नहीं किया गया है। कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है, इसलिए उपयोग करते समय सावधानी बरतें। क्या आप आह्वान पत्थर का तुरंत उपयोग करना चाहते हैं? डोमिनिक को किनारे हटने के लिए कहने के बाद रुद्र प्रताप ने बिना 2 बार सोचे सिर हिला दिया। मैं इसे अभी उपयोग करूंगा। कोई नहीं जानता कि यह एक शुभ भाग्य होगी या पहले कभी न देखे गए पैमाने पर आपदा होगी। क्या आप अभी भी आह्वान पत्थर का उपयोग करना चाहते हैं? लाल रंग में चमकता हुआ संदेश पहले कभी नहीं अशुभ लग रहा था, लेकिन रुद्र प्रताप को अपनी शक्ति पर विश्वास था। अगर वह गहरी मंजिल के राक्षसों का सामना कर रहा होता तो शायद वह 2 बार सोचता, लेकिन उसकी अपनी शक्ति एक आह्वान पत्थर के प्रति सतर्क रहने के लिए बहुत भारी थी। फिर भी वह अपना ध्यान नहीं हटा रहा था। उसके हाथ उसके बगल में स्वाभाविक रूप से लटक रहे थे, तलवार खींचने के लिए तैयार, जबकि उसका शरीर आवश्यकतानुसार हमला करने के लिए तना हुआ था। वह कोई साधारण आह्वान पत्थर नहीं है। कैथरीन के शब्द फिर से उसके कानों में गूंजे। तारांकन फियू, तारांकन। रुद्र प्रताप ने एक गहरी सांस ली, आने वाली लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार, और उस संदेश को देखा जो लगभग एक चेतावनी की तरह प्रकट हुआ था। आह्वान करो। उस एक शब्द पर पूरा क्षेत्र एक अंधेरी रोशनी में डूब गया और आह्वान पत्थर से एक विस्फोटक ठंड फूट पड़ी। स्वामी डोमिनिक, जो प्रकाश के केंद्र से उठ रही अशुभ ऊर्जा से मौत की तरह पीली पड़ गई थी, ने एक चीख निकाली। ये ठीक है, पीछे हट जाओ। रुद्र प्रताप ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जल्दी ही चमक और गर्जन में डूब गई। तारांकन, तारांकन, तारांकन। क्या हमें कोई समाधान नहीं निकालना चाहिए? क्वांस ने चिल्लाया। वह युद्ध में अत्यधिक हिंसा तक जाने वाला अतिसाहसी हो सकता था, लेकिन उसने पहले कभी अपना क्रोध इतनी जोर से व्यक्त नहीं किया था। हालांकि महान भूल-भुलैया के अन्य हीरो ग्रेड के आह्वान जो एकत्र हुए थे, उनमें से किसी ने भी क्वांस के रवैये का विरोध नहीं किया। उन्हें पता था कि उनकी अपनी भावनाएं इससे बहुत अलग नहीं थीं। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारा राजा किस तरह की परेशानी से गुजर रहा है। क्वांस ने फिर से चिल्लाया, लेकिन जितना भी वह चिल्लाता, इससे कुछ नहीं बदला। प्रकाश और ठंड जिसने उनके राजा को ढांप लिया था, पहले ही एक विशाल क्रिस्टल की तरह कठोर हो चुका था और वे अब उसके भीतर नहीं देख सकते थे। इसके अलावा महान भूल-भुलैया, जहां हिम की प्रकृति के कारण ठंडी हवा का संचार होता था, वह पूरी तरह से जम गई थी। ये केवल बर्फ है। क्वांस ने कई बार बल प्रयोग से अपने राजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर एक निर्दय प्रहार के साथ उसे पूरे शरीर में दर्द हुआ और उसके प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ साबित हुए। हमें नहीं पता कि वहां भीतर जहन्नम क्या हो रहा है। स्थिति को देखते हुए अगर हम लापरवाही से कार्य करते हैं तो हम स्वामी को व्यर्थ ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे पास विश्वास रखकर स्वामी का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, डोमिनिक ने कहा, हालांकि उसकी स्पष्ट चिढ़ के बावजूद। उर्ग, क्वांस बड़बड़ाया। राजा के प्रतिनिधि और सलाहकार के रूप में डोमिनिक अपने स्वामी रुद्र प्रताप के अलावा सबसे सम्मानित नाग थी। इस प्रकार जब उसने आदेश देना शुरू किया तो क्वांस और अन्य नाग नायक उसकी बात सुनने के लिए बाध्य थे। ऐसे समय में हमें भूल-भुलैया की सीमाओं पर अधिक ध्यान देना होगा और आंतरिक मामलों पर बेहतर नियंत्रण रखना होगा। तो क्वांस, बाहर जाओ और नाग योद्धाओं की रक्षा व्यवस्था की फिर से जांच करो। क्वांस ने अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ प्रकाश को देखा और फिर स्वामी कक्ष से चला गया। उसी क्षण एक नाग योद्धा रिपोर्ट के साथ जल्दी से कमरे में प्रवेश कर गया। काला व्यापारी यहाँ है।
डोमिनिक ने पूछा। नाग योद्धा ने एक और जानकारी देते हुए अपनी जीभ चटकाए। डोमिनिक को पहले से ही पता था कि काला व्यापारी आएगा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जटिल भाव थे। काला व्यापारी एक बहुत ही बोझिल समय पर आया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने इस स्थिति की भविष्यवाणी कर ली थी, क्योंकि उसने नाग योद्धा को एक संदेश दिया था। संदेश सुनकर डोमिनिक ने अनायास ही राहत की सांस ली। हमें विस्तार से बताओ कि उसने वास्तव में क्या कहा। अलग थलग हो चुके हाइमडॉल ने बीच में बोलकर विवरण साझा करने के लिए उसे प्रेरित किया, क्योंकि नागू की भाषा उसके लिए हवा की आवाज से ज्यादा कुछ नहीं थी। बाल्जार्क और अन्य लोग भी जल्दी से उसके साथ जुड़ गए और डोमिनिक को घेर लिया। उसने कहा कि स्वामी अभी परीक्षा से गुजर रहे हैं। डोमिनिक ने शुरुआत की। परीक्षा? हमारे राजा की परीक्षा कौन ले रहा है? हाइमडॉल क्रोध से भड़क उठा और उसके क्रोध की चीखें पूरे कमरे में गूंजीं। डोमिनिक हाइमडॉल के उग्र प्रकोप से पीली पड़ गई और एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने अपने होठों को काटते हुए जवाब दिया। काले व्यापारी ने विस्तार से नहीं बताया। उसने केवल कहा कि यह एक प्राचीन हथियार था जो मूल रूप से स्वामी के लिए नियत था। जैसे ही उसने बात पूरी की, प्रकाश का घेरा कमरे में फैल गया और फिर तुरंत शांत हो गया। और अंततः रुद्र प्रताप, जो पूरे समय बर्फ में फंसा हुआ था, फिर से प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही वह बर्फ से बाहर निकला, उसके हाथ में एक विशाल भाला दिखाई दिया जिसे उपस्थित किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा था। काले व्यापारियों की पहचान। यह अजीब था कि मिमिर ने अपनी पहचान इतनी आसानी से स्वीकार कर ली, जबकि वह इसे लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्र प्रताप शांत रहा। बोलो। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पकड़ में शक्ति को शांति से ढीला कर दिया और मिमिर से समझाने के लिए कहा, मैं सब कुछ समझाऊंगा। वह छोटा राक्षस रुद्र प्रताप की पकड़ से बाल बाल बचने के बाद लंबे समय तक सूखी खांसी लेता रहा और अंततः खुद को संभालते हुए बोला, अंतिम युद्ध के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया था। अधोलोक को सहारा देने वाली जिम्मेदारी और गर्व गायब हो गया था और बचा केवल अपने युद्ध के माल पर मोहित जानवरों का समूह था। एकमात्र कोषाध्यक्ष के रूप में मैं क्या कर सकता था? मिमिर ने उस समय को एक बर्बर कालखंड के रूप में संदर्भित किया जब अपने मानकों को कम किए बिना गरिमा और गौरव खोजना मुश्किल था। अपमार्जक यूजर्पर ने कुलीन पदानुक्रम की स्थापना की थी और उन लोगों में शक्ति के टुकड़ों का वितरण किया था जिन्होंने उसे 9 स्वामियों को भगाने में मदद की थी, और इस प्रक्रिया में स्वामियों के खजाने लूट लिए गए थे। शाश्वत कोष, एटर्नल ट्रेजरी, उनमें से एक था। इस प्रकार मिमिर यह कहते हुए विलाप करने लगा कि वह अपने मिशन में विफल रहा था। मैं कुछ सबसे कीमती खजानों को लेकर अपमार्जक की सेनाओं के मुझे घेरने से पहले भाग जाने में सक्षम था। यही मेरी ओर से सर्वोत्तम प्रयास था। मिमिर ने आगे कहा कि वह अपमार्जक की नजरों से बचते हुए सही क्षण का इंतजार कर रहा था। उसने एक गहरे भावना से भरा भाव दिखाते हुए कहा कि वह अधोलोक के सबसे शानदार दिनों की वापसी के लिए स्वामी के उत्तराधिकारी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वह उन दिनों में लौट सके। हालांकि रुद्र प्रताप खींच गया। मिमिर की पिछली गतिविधियां उसके शब्दों से बहुत अलग थीं, जिससे उन पर विश्वास करना मुश्किल था। अगर उसने संयोगवश रहस्यमय भाले की यादों की खोज नहीं की होती तो मिमिर शायद अंत तक काले व्यापारी का ढोंग जारी रखता। मैं बस सही क्षण का इंतजार कर रहा था। शायद रुद्र प्रताप की भावनाओं को देखकर मिमिर ने उसके अनुचित अनुमान के खिलाफ अपील की। अपमार्जक द्वारा गहरी मंजिल के कुलीनों को प्रदान किए गए खजाने मूल रूप से मेरे नहीं, प्रभु के थे। वे ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जिनका स्वामी वे अयोग्य कुलीन हो जो उनके वास्तविक मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मिमिर पूरी तरह से ईमानदार लग रहा था जब उसने कुलीनों की अज्ञानता और अपमार्जक की निर्दयता की आलोचना की। हालांकि रुद्र प्रताप के नजरिए से मिमिर की समस्या ये प्रतीत होती थी कि वह अपने पूर्व स्वामी के प्रति निष्ठा के बजाय खजानों के प्रति जुनूनी था। तो मैंने अपना मन बना लिया। मिमिर खुद को उत्साहित करते हुए अचानक उत्साहित लेकिन किसी तरह दयनीय भाव के साथ जोर से बोला, चाहे कितना भी समय लगे, मैं सभी खोए हुए खजानों को वापस पा लूंगा। वह अपने ही उत्साह पर नशे में लग रहा था, इससे पहले कि वह रुद्र प्रताप के भावशून्य चेहरे को देखकर जल्दी से शांत हो गया। उसने कहा, इसी कारण काले व्यापारियों का गठन किया गया था और यह मेरे जीवन का सपना भी है। मिमिर फिर चुप हो गया, मानो उसने अपना पक्ष रख दिया हो। रुद्र प्रताप ने अपना माथा सिकोड़ते हुए उसे देखा। काले व्यापारियों के निर्माण का कारण जानना निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य जानकारी थी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने ठंडे भाव के साथ मिमिर पर दबाव डालना जारी रखा। मैंने अभी तक तुम्हारे विश्वासघात का कारण नहीं सुना है। अब तक मिमिर की अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के प्रयास रुद्र प्रताप की नजर में केवल संदिग्ध थे। विश्वासघात का क्या मतलब? मिमिर चीखते हुए अपने छोटे पैरों पर खड़ा हो गया। मैं बस सही क्षण का इंतजार कर रहा था। इसे विश्वासघात कहना? निश्चित रूप से। प्रभु यह नहीं भूल सकते कि मैंने उतार चढ़ाव भरे समय में प्रभु के विकास में कितनी मदद की है, लेकिन ये सुनकर दुख जरूर हो रहा है। इस बार रुद्र प्रताप मिमिर के शब्दों से इनकार नहीं कर सका।
मिमिर की वजह से जो काले व्यापारी के रूप में आया और हमेशा सही समय पर सही समाधान लेकर प्रकट हुआ, वह आज जहां खड़ा था वहां पहुंच सका। यहां तक कि वह भी यह मानता था, भले ही आपके पास ऐसा करने का कोई कारण हो, अगर आपने मुझे इन परिस्थितियों के बारे में पहले से सूचित किया होता तो हमारे बीच कोई अनावश्यक संदेह नहीं होता। आपका रवैया मेरे पक्ष और अपमार्जक के बीच तौलने जैसा लग रहा था, रुद्र प्रताप ने कहा। यही कारण था कि वह मिमिर पर इतना दबाव डाल रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके नजरिए से एक संगठन के रूप में काले व्यापारी और एक व्यक्ति के रूप में काला व्यापारी चमगादड़ों से अलग नहीं थे, ऐसी सत्ताएं जो अंधेरे में अपना पीठ दिखाकर खुद को बचा लेती हैं। उनकी उपस्थिति उसकी नजरों में ऐसी ही थी। मैंने कभी ऐसी बात नहीं सोची, मिमिर ने आग्रह किया। क्या तुम अधोलोक के रहस्यों की कसम खाकर कह सकते हो? रुद्र प्रताप ने पूछा। वह मिमिर के चेहरे पर पस्त भाव देखकर रुद्र प्रताप को पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। मिमिर मॉरिगन और हाइमडॉल जैसे उसके सेवकों से पूरी तरह अलग था। ये सिर्फ एक जंगली अनुमान था, लेकिन मिमिर ने शायद पहले कभी एक नेत्रा स्वामी के प्रति ईमानदारी से वफादार नहीं रहा था। इसके बजाय वह अपने खजानों के प्रति जुनून से प्रेरित एक प्राणी था, न कि अपने स्वामी के प्रति निष्ठा से। यह मिमिर नामक छोटे राक्षस की प्रकृति थी। मैं बस डर रहा था कि स्वामी मेरी वजह से अपमार्जक का ध्यान आकर्षित कर लेंगे। मिमिर ने अचानक ये बताना शुरू किया कि अपमार्जक कितना दृढ़ और क्रूर था, शायद विषय को बदलने के लिए। हालांकि मैंने काले व्यापारी के रूप में कई सालों तक अपनी सांसें रोकी हुई है, अपमार्जक ने अतीत के सभी निशान मिटा दिए हैं। इस प्रकार मुझे अपमार्जक का ध्यान आकर्षित किए बिना अतिरिक्त सावधानी बरतना पड़ा। सत्य की आंखों के साथ भी रुद्र प्रताप छोटे राक्षस के मन में नहीं देख सकता था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह मिमिर की ईमानदारी के भावों पर विश्वास करेगा, क्योंकि मिमिर ने उम्मीद से कहीं अधिक बात कही थी। इस प्रकार उसने कुछ और पूछने का निर्णय लिया। मैं अपमार्जक के बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। मैं स्वयं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। अपमार्जक ने कभी खुद को प्रकट नहीं किया, मिमिर ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप को यह काफी बेतुका लगा कि मिमिर अपमार्जक को कभी न देखने के बावजूद उससे इतना डरा हुआ था। हालांकि मिमिर ने इस पर टिप्पणी देने से इनकार कर दिया कि वह वास्तव में अपमार्जक से डरा था या नहीं। इसके बजाय उसने कहा, अगर आप अपमार्जक के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपको कम से कम गहरी मंजिल के ड्यूकों से बात करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई उपयोगी जानकारी बिल्कुल नहीं है, रुद्र प्रताप ने कहा। इन शब्दों के बावजूद उसकी आंखें ऐसे चमकी मानो एक शिकारी को अपने शिकार का पता लग गया हो। आखिरकार मिमिर जैसे अच्छे सूचनादाता के पास इतनी महत्वपूर्ण जानकारी की कमी हो, ऐसा होना नामुमकिन था। इस प्रकार उसने छोटे राक्षस को उसके कॉलर से पकड़ा और महान भूल भुलैया की ओर बढ़ने लगा। ओह, और एक और बात। कछुए की तरह अपनी गर्दन समेटे हुए मिमिर ने रुद्र प्रताप से धीरे से कहा, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में भी मिमिर पहले की तरह ही बेशर्म था। रुद्र प्रताप को उसे सराहना पड़ा। उसने कहा, बोलो। इससे पहले वह छोटा राक्षस रुद्र प्रताप की पकड़ से बेचैन होकर निकल गया और अपने जुलूस से एक बड़े सिर वाले बौने को बुलाया। एक बड़े सिर वाला बौना? रुद्र प्रताप ने पूछा। हाँ, यह उन बौनों में से एक है जो उस विशेष महान भूल भुलैया के पुनर्निर्माण में शामिल थे। मिमिर ने बड़े सिर वाले बौने को किसी तोहफे की तरह रुद्र प्रताप की ओर धकेल दिया और देर से पिछले विषय पर लौटा। लेकिन वह छोड़िए, मेरे एस्कॉर्ट भाड़े के सैनिकों के बारे में। रुद्र प्रताप उनकी बातचीत में इतना खो गया था कि वह अपने चारों ओर के एस्कॉर्ट भाड़े के सैनिकों को पूरी तरह से भूल गया था। उसने देर से भाड़े के सैनिकों की ओर देखा और सिर हिलाया। मैं उनके आराम के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था करूंगा। यह उनके लिए उपयुक्त जगह नहीं है। उनके आसपास की जगह इस समय के लिए शांत थी, लेकिन वह कभी नहीं जानता था कि मोआई कब महान भूल भुलैया की सीमाओं पर फिर से हमला करें। हालांकि मिमिर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है? रुद्र प्रताप ने पूछा। मिमिर ने एक पल के लिए अपनी आंखें घुमाई, फिर धीरे से फुसफुसाया, कृपया मेरे एस्कॉर्ट भाड़े के सैनिकों को मार डालिए। क्या? रुद्र प्रताप चिल्लाया। उनमें से कुछ अपमार्जक के जासूस हैं, मिमिर ने समझाया। हालांकि रुद्र प्रताप ने मिमिर की अपेक्षा से तेजी से कार्य किया। उसके बोलने से पहले ही रुद्र प्रताप ने उसे महान भूल भुलैया में फेंक दिया और तुरंत सैनिकों पर हमला कर दिया। जो भाड़े के सैनिक अभी अभी खड़े होकर उसे देख रहे थे, उन्होंने देर से लड़ने की तैयारी की, लेकिन वे जल्दी ही महान भूल भुलैया की सीमा का चक्कर लगा रही सेनाओं द्वारा कत्ल कर दिए गए। वास्तव में मुझे नहीं पता था कि उनमें से कौन जासूस था, इसीलिए मैंने जिन पर शक था उन सभी को एक साथ ले आया, मिमिर ने कहा। रुद्र प्रताप ने अपने शरीर पर से मिट्टी झाड़ते हुए मिमिर को देखा और कहा, लगता है तुमने इसे शुरू से ऐसा होने के लिए योजना बनाई थी। कि ये प्रभु के लिए भी जरूरी था, इसलिए कृपया मुझे ज्यादा ताने न दे, मिमिर ने जवाब दिया। मिमिर का बेशर्म रवैया इतना शर्मनाक था कि रुद्र प्रताप एक मुस्कान के साथ हंस पड़ा। कितना बेशर्म बदमाश है। तारानकन तारानकन तारानकन। मिमिर काले व्यापारियों के मुख्यालय लौट गया।
अभी के लिए यही उचित होगा कि हम पहले से स्थापित संबंधों के अनुसार अपना रिश्ता बनाए रखें। प्रभु में अभी भी शक्ति की कमी है और इसलिए हमें अपमार्जक की नजरों का ध्यान रखना होगा। हमारे लिए ये सबसे अच्छा होगा कि हम ऐसा कुछ न करें जो अनावश्यक रूप से उनका ध्यान आकर्षित करे। रुद्र प्रताप ने पहले ही मिमिर से खूब जानकारी प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। हालांकि शाश्वत कोषाध्यक्ष का खिताब लगातार उसके दिमाग में घूम रहा था। जब सही समय आएगा, भले ही मैं इसे आप तक न लाऊं, शाश्वत कोष स्वामी के पास लौट जाएगा। यह मूल रूप से इसी तरह डिजाइन किया गया था, मिमिर ने उसे आश्वस्त किया। जल्द ही उनका फिर से मिलना आसान नहीं होगा। अब जबकि उन्होंने जासूसों का एक बार और हमेशा के लिए निपटा लिया था, यह मिमिर के लिए काम करने का सबसे अच्छा समय था और उसने वादा किया कि वह जल्द ही रुद्र प्रताप के लिए एक अवसर पैदा करेगा। तुम उस पर कितना भरोसा कर सकते हो? डोमिनिक ने पूछा जब रुद्र प्रताप विचारों में खोया हुआ था। उसने पहले ही सब कुछ सुन लिया था और फिर भी वह इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि काले व्यापारियों का मुखिया मिमिर था और न ही यह कि वह एक नेत्रा स्वामी का कोषाध्यक्ष था। मैं अपनी भूल भुलैया के बाहर किसी पर भी भरोसा नहीं करता, रुद्र प्रताप ने उसके सवाल का उदासीनता से जवाब दिया। आखिरकार वह मिमिर के सभी शब्दों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन चूंकि अब तक जो कुछ भी घटित हुआ था वह मिमिर की कहानी के साथ पूरी तरह से मेल खाता था, इसलिए उसके वृतांत पर संदेह करना मुश्किल था। सबसे ऊपर रुद्र प्रताप ने अब इस सवाल का हल निकाल लिया था कि क्यों काले व्यापारी, जो अधोलोक के नियमों के प्रति भयंकर रूप से आज्ञाकारी माने जाते थे, ने 10वीं मंजिल के कुलीनों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। अगर मिमिर का स्पष्टीकरण सच था, तो 10वीं मंजिल के कुलीनों के पास शाश्वत कोष से कम एक या दो खजाने थे। जल्द ही काउंट भी 10वीं मंजिल के बैरनों से अलग नहीं होंगे, इसलिए हम देखेंगे कि हम उनके शब्दों पर कितना भरोसा कर सकते हैं, रुद्र प्रताप ने कहा। मिमिर ने एक स्पष्ट भविष्यवाणी की थी, ये कहते हुए कि 11वीं मंजिल के कुलीन भी 10वीं मंजिल के कुलीनों से भिन्न कारणों के बावजूद पुनर्स्थापित महान भूल भुलैया को प्राप्त करने के लिए अधोलोक की नींव हिला देंगे। मुझे लगता है कि समय ही बताएगा, उसने जारी रखा। ये देखना बाकी था कि समय उनके पक्ष में होगा या दुश्मन के। लेकिन बौने का क्या करें? डोमिनिक ने पूछा। रुद्र प्रताप को डोमिनिक की याद दिलाने पर मिमिर से मिला बड़े सिर वाला बौना याद आ गया। हालांकि वह इससे पहले इसे भूल चुका था, क्योंकि वह काले व्यापारियों के पीछे के गहरे रहस्य से काफी परेशान था। ठीक, बड़े सिर वाला बौना शायद सो गया था, क्योंकि रुद्र प्रताप की मिमिर और डोमिनिक के साथ बातचीत लंबी चली और वह तभी चौंक कर जागा जब उसे रुद्र प्रताप की उसे घूरती हुई नजरें महसूस हुईं। माफ कीजिए, बौने की तुतलाई बोली। उसके अत्यधिक बड़े सिर के साथ हंसी आने वाली थी, लेकिन उस विचित्र उपस्थिति के पीछे पुनर्स्थापित महान भूल भुलैया के वास्तुकारों में से एक था। चलो शुरुआत तुम्हें महान भूल भुलैया में अपना निवास पंजीकृत करने से करते हैं, रुद्र प्रताप ने कहा। हालांकि बड़े सिर वाले बौनों का भूल भुलैया कोर काले व्यापारियों के पास था, लेकिन यह एक महान भूल भुलैया थी। रुद्र प्रताप स्वतंत्र था कि वह जब चाहे और जैसे चाहे महान भूल भुलैया से संबंधित जातियों की संख्या को बढ़ा या घटा सकता था। पुनर्निर्माण। मिमिर के जाने के बाद महान भूल भुलैया में तेजी से बदलाव आने लगा। रुद्र प्रताप ने पहले महान भूल भुलैया में निवासियों की संख्या पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन उसने बड़े सिर वाले बौनों की संख्या बढ़ा दिया और भूल भुलैया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया। इसके चलते महान भूल भुलैया में पहली बार स्थानांतरित होने के बाद से स्थिर रहने वाले निवासियों की संख्या में अचानक विस्फोट हो गया। इस प्रक्रिया में आवश्यक अधिकांश डाउन रत्न रुद्र प्रताप द्वारा प्रदान किए गए थे, लेकिन जाहिर है उसने उन्हें मुख्य रूप से उन जातियों में वितरित किया जो महान भूल भुलैया के लिए थोड़ा भी उपयोगी थीं। महान भूल भुलैया में जन्मे बौने अब ठंड से नहीं डरते। यद्यपि नागों के स्तर पर नहीं, लेकिन उनमें ठंड के प्रति काफी प्रतिरोधक क्षमता है। हिमबौना समूह फ्रॉस्ट डवार्फ क्लैन का जन्म हुआ है। हिमबौनों ने अपने जमे हुए अंगों के कारण पीछे हटने वाले मौजूदा बौनों की जगह जमे हुए अवन और अंगीठियां फिर से जला दी हैं। पहले निष्क्रिय हो चुकी बौनों की भट्टी एक बार फिर से काम करने लगी है। हिमबौने लोहारखाने में जम गए और उन्होंने नागों के लिए उपकरण बनाना शुरू कर दिया। लंबे बालों वाले बड़े दांत वाले जंगली सुअरों का जन्म हुआ है। उनकी खाल मोटी है और वे ठंड को आसानी से सहन करने में सक्षम हैं। अधिकांश जीवों के दांत और दांत उनकी मोटी खाल को भेद नहीं सकते। नागों के लिए नए सवार बनाए गए हैं। कुछ नाग लड़ाके, नाग शॉक ट्रूपर्स, बन गए हैं। नवजात जातियों की उपस्थिति भिन्न थी, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी कि उन्होंने ठंड के प्रति मजबूत प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर ली थी। वे जातियां अत्यधिक आज्ञाकारी थीं, मानो वे नागों की सेवा के लिए ही पैदा हुई थीं, और कोई यह सोच सकता था कि वे शुरू से ही नागों के साथ थे। ऐसे बदलाव केवल उन विविध जातियों तक सीमित नहीं थे जो बाद में महान भूल भुलैया में शामिल हुई थीं। हिमनाग समूह का जन्म हुआ है। हिमनागों का स्वभाव ठंडा और क्रूर है, मानो उनके शरीर में बहने वाला रक्त भी जम गया हो। वे महान भूल भुलैया को खतरे में डालने वाली सभी सत्ताओं के प्रति अपनी अनंत घृणा व्यक्त करते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि हिमनाग ध्रुवीय युद्ध के लिए पैदा हुए हैं।
उनके चारों ओर जितनी अधिक ठंड होगी, वे उतने ही फुर्तीले और शक्तिशाली बन जाते हैं। हिमनागों के पंजे और दांतों से प्रहार करने वाले शत्रुओं के शरीर में रक्त तुरंत जमने लगता है। मौजूदा नाग योद्धा हिमनाग योद्धा बन गए और लड़ाकों ड्रैगन नाइट्स और जादूगरों ने भी अपने नाम में हिमनाग की उपाधि प्राप्त कर ली। प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाकू क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन समूह में ये पूरी तरह से एक अलग कहानी होगी। प्रत्येक व्यक्तिगत नाग पहले की तुलना में नाटकीय रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन जितने अधिक उन्हें एकत्र किया जाता, उनकी शक्ति उतनी ही तेजी से बढ़ती जाती थी। चाहे नाग किसी भी सेना शाखा से संबंधित हो, जब उनकी कुल संख्या 100 तक पहुंचती थी, तो यह अस्थायी रूप से हिम युद्ध क्षेत्र फ्रॉस्ट बैटलफील्ड क्षमता के समान प्रभाव उत्पन्न करती थी। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने भविष्यवाणी की कि आगामी लड़ाइयों में बहुत कम हताहत होंगे। हिमनागों की विशेषताओं के अनुरूप मौजूदा सेना संरचना का पुनर्गठन करो, उसने आदेश दिया। नागों को प्रत्येक 150 सैनिकों की इकाइयों में व्यवस्थित किया। पहले उन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन अब प्रत्येक नवगठित इकाई का निर्माण सेना की सभी विभिन्न शाखाओं के योद्धाओं से किया गया था। हालांकि वे पिछली ड्रैगन नाइट इकाई जितने तेज नहीं थे, न ही योद्धा इकाई जितने मजबूत या लड़ाका इकाई जितने भयंकर थे, पूंजी में वे एक समग्र इकाई बन गए जो किसी भी परिस्थिति में डगमगा नहीं रही। क्या ये गठन वास्तव में काम करेगा? रुद्र प्रताप ने कम सामंजस्य वाली इकाइयों को देखते हुए सिर झुकाया। 9वीं मंजिल पर संबंधित इकाइयां पहले जितनी ही शक्तिशाली हो सकती हैं। हालांकि भविष्य में प्रभु को पहले की तरह कम महत्वपूर्ण मंजिलों पर नहीं, बल्कि गहरी मंजिलों में लड़ना होगा। गहरी मंजिलों के विशाल युद्ध क्षेत्रों पर विचार करते हुए हमें अपनी विभिन्न प्रकार की सेनाओं के बीच तालमेल का लाभ उठाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे का बेहतर समर्थन कर सकें। डोमिनिक ने उसे स्थिति समझाते हुए सिर हिलाया। खैर, ये देखते हुए कि 10वीं मंजिल अब बंजर भूमि बन चुकी है, वहां कोई नहीं बचा है जो 9वीं मंजिल पर आक्रमण करे, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। भले ही कोई बंजर 10वीं मंजिल को पार करके 9वीं मंजिल पर आक्रमण करने का प्रयास करे, तो उन्हें पहले अंतहीन मुआई से निपटना पड़ेगा। और भले ही वे मुआई को भेद कर महान भूल भुलैया तक पहुंच भी जाएं, तो लालची महान भूल भुलैया उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, अब से मैं संगठन को तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, डोमिनिक। कुछ क्षण विचार करने के बाद रुद्र प्रताप ने अंततः नवनिर्मित इकाइयों को मंजूरी देते हुए सिर हिलाया। डोमिनिक ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि वह उसे निराश नहीं करेगी। डेडालस का क्या? रुद्र प्रताप ने पूछा। डेडालस मिमिर द्वारा छोड़े गए बड़े सिर वाले बौने का नाम था। उसने कहा था कि वह अपने समूह के साथ महान भूल भुलैया का अन्वेषण करने के लिए जा रहा है, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं लौटा है, डोमिनिक ने जवाब दिया। यह अपेक्षित ही था। वह यहाँ अकेला व्यक्ति है जिसने महान भूल भुलैया का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण किया है। इतना अच्छा नमूना देखकर वह चैन से नहीं बैठ सकता था, रुद्र प्रताप ने कहा। भूल भुलैया वास्तुकार की उपाधि के अनुरूप डेडालस ने किसी और चीज पर ध्यान दिए बिना केवल महान भूल भुलैया की संरचना पर ही ध्यान केंद्रित कर दिया, और इसने रुद्र प्रताप को चिंता और उम्मीद का मिश्रण भर दिया। मुझे बस उम्मीद है कि वह नाग जादूगरों जितना पागल न हो। उसे पहले से ही पता था कि बड़े सिर वाले बौने अपने काम में नाग जादूगरों की तरह ही जुनूनी थे, लेकिन अभी के लिए रुद्र प्रताप केवल यही प्रार्थना कर रहा था कि वे महान भूल भुलैया में एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। लेकिन उसकी उम्मीदों का निर्दयतापूर्वक खंडन हो गया। तारांकन 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 गोआर तारांकन। एक अच्छे दिन रुद्र प्रताप को लगा कि उसने महान भूल भुलैया की चीखें सुनी और वह तुरंत अपनी सेनाओं को गड़बड़ी के स्रोत की ओर लेकर भागा। वहां पहुंचकर उसने डेडालस और अन्य बड़े सिर वाले बौनों को भूल भुलैया के किनारे बैठे हुए पाया जैसे वे कुछ बना रहे थे। डेडालस, वह तेजी से आगे बढ़ा ये देखने के लिए कि बौना क्या कर रहा था, और उसने डेडालस को महान भूल भुलैया की बाहरी दीवारों में कुछ तराशते हुए देखा। हालांकि कथित रूप से मजबूत महान भूल भुलैया की दीवार हर बार जब बौना अपना हाथ उस पर रखता, तड़पने लगती, जो देखने में अत्यंत अजीब दृश्य था। तारांकन गोआर तारांकन। इसके अलावा हर बार जब डेडालस दीवार पर हाथ रखता तो भयंकर महान भूल भुलैया एक चीख निकालती। महान भूल भुलैया, जिसने हजारों मोब और उससे भी कहीं अधिक मोआई को निगल लिया था, पूरी तरह से असहाय दिखाई दे रही थी। नहीं नहीं, ये गलत है, रुद्र प्रताप ने पुकारा। फिर भी डेडालस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह कुछ देर तक दीवार पर कुछ तराशता रहा। अचानक उसने अपने हाथ हिलाए और महान भूल भुलैया की दीवार को रगड़ा। अविश्वसनीय रूप से महान भूल भुलैया उस छोटी कमजोर छेड़छाड़ पर कांप गई। तब तक अंतहीन रूप से विस्तार कर रही महान भूल भुलैया की सीमा अचानक सिकुड़ने लगी। तुम क्या कर रहे हो? यह इतना असामान्य दृश्य था कि रुद्र प्रताप ने जल्दी से डेडालस के पास जाकर उसका रास्ता रोक लिया। महान भूल भुलैया रक्षा के लिए अनुकूलित नहीं था, जिससे कई खुलाव और कमजोरियां बनी रहीं, इसलिए मैं समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। डेडालस का स्वर पहले की तरह ही विरक्त था, लेकिन जो उसने कहा वह पूरी तरह से असामान्य था, और रुद्र प्रताप को ऐसा लगा मानो बौना भूल भुलैया को अपनी इच्छानुसार बदलना चाहता था।
अपना स्पष्टीकरण दो। रुद्र प्रताप की आंखें पहले कभी न दिखे रुचि के साथ चमकीं। भूल भुलैया वर्तमान में बिना किसी योजना के विस्तार कर रही है, शाब्दिक अर्थों में, और इसमें कोई संरचनात्मक लाभ या ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे इसी तरह छोड़ देते तो बाद में इसके आकार के बराबर प्रवेश और निकास द्वार होंगे, जिससे ये जानना असंभव हो जाएगा कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। इसके बाद डेडालस ने महान भूल भुलैया की वर्तमान स्थिति के बारे में काफी देर तक बात की, लेकिन नाग जादूगरों की तरह पागल भूल भुलैया वास्तुकार अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसकी बातें रुद्र प्रताप के लिए बकवास जैसी थीं। हालांकि रुद्र प्रताप ने एक बात स्पष्ट रूप से समझ ली। वह ये था कि वर्तमान भूल भुलैया अपने अंधाधुंध विस्तार के कारण एक जटिल संरचना के रूप में अपना लाभ खो चुकी थी। तो क्या किया जाना चाहिए? अगर वह डेडालस को इसी तरह छोड़ देता तो शायद वह पूरी रात बड़बड़ाता रहता, इसलिए रुद्र प्रताप ने उसे बीच में ही रोक दिया और पूछा कि आगे क्या करना चाहिए। शुक्र है, डेडालस उससे डरता था और उसकी बातों को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने जवाब दिया, हमें भूल भुलैया को इसके वर्तमान आकार के 10वें हिस्से तक कम करना होगा और फिर धीरे धीरे इसे चरणबद्ध तरीके से फिर से विस्तार करना होगा। उर्ग, रुद्र प्रताप बड़बड़ाया। इसलिए नहीं कि डेडालस आज्ञाकारी था, इसका मतलब यह नहीं था कि स्थिति कुछ अलग होगी। अगर यह इसी तरह बढ़ती रही तो यह एक ऐसी अव्यवस्थित भूल भुलैया बन जाएगी जहां इसके निवासी भी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, और इसके विपरीत घुसपैठिए आसानी से भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंच जाएंगे। डेडालस ने काफी देर तक ये बात की कि वर्तमान महान भूल भुलैया कितनी भयानक डिजाइन की हुई थी, कितनी बेअदबी। हाइमडॉल, जो सावधानी बरतते हुए रुद्र प्रताप का पीछा कर रहा था, डेडालस पर गरजा। प्राचीन हीरो ग्रेट समन के लिए महान भूल भुलैया केवल कोई तुच्छ संरचना नहीं थी, यह उच्च स्वामी का प्रतीक थी, और यह वह जन्मभूमि भी थी जिसे वे एक बार खो चुके थे और बहुत मेहनत के बाद मुश्किल से प्राप्त किया था। इस प्रकार ये स्वाभाविक था कि वे इसके बारे में मजबूत महसूस करते थे। इसे छोड़ दो, रुद्र प्रताप ने हाइमडॉल को चुप कराया और फिर डेडालस से बोला, अपनी बेकार की बड़बड़ाहट से दुश्मनी न मनाओ और एक उचित समाधान सुझाओ। अगर तुमने एक बार और सुझाव दिया कि भूल भुलैया को इसके वर्तमान आकार के 10वें हिस्से तक सिकोड़ा जाए तो मैं तुम्हें इसी वक्त डॉन रूस्टर के सामने खिला दूंगा। जैसे ही हाइमडॉल ने अपनी नुकीली चोंच चटकाया, डेडालस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने प्रस्ताव दिया, अगर वह संभव नहीं है तो इसे आधे आकार में सिकोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? उस तरह मुझे लगता है कि हम महान भूल भुलैया के विकास के प्रक्षेप पथ को सही कर सकते हैं। हालांकि यह एक ऐसा सुझाव था जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता था, लेकिन रुद्र प्रताप बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब डेडालस ने भूल भुलैया को वर्तमान आकार के 10वें हिस्से तक सिकोड़ने का सुझाव दिया था तो उसने उन्हीं पागल आंखों को देखा था जो नाग जादूगरों के पास अपने प्रयोगों के दौरान थी, जिसने केवल उसके संदेह को पुष्टि किया। इस भूल भुलैया वास्तुकार ने समस्या को अतिशयोक्ति किया था ताकि वह अपना खुद का स्वार्थ पूरा कर सके। ये संभव था कि भूल भुलैया को नाटकीय रूप से सिकोड़ने की योजना डेडालस की मूल योजना थी ताकि वह अपने ही प्रयोग करने के लिए पूरी भूल भुलैया पर हाथ साफ कर सके। हालांकि रुद्र प्रताप अब तक नाग जादूगरों की विधियों से काफी परिचित हो चुका था और वह इतनी आसानी से धोखा नहीं खा सकता था। उसने अंततः कहा, अगर यह आधा है तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। जैसे ही भूल भुलैया का विस्तार हुआ था, बाहरी इलाकों में स्थित जातियों को शीघ्र ही भूल भुलैया के केंद्र की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ डेडालस की मांग के अनुसार भूल भुलैया को आधे आकार में लाना संभव लग रहा था। ठीक है, मैं भूल भुलैया को आधे आकार में सिकोड़ दूंगा। हालांकि अगर तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने ही हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ध्यान रखना कि तुम्हारी जगह लेने के लिए अनगिनत अन्य लोग मौजूद हैं, रुद्र प्रताप ने डेडालस को चेतावनी दी। डेडालस की नजर धीरे धीरे अन्य बड़े सिर वाले बौनों की ओर मुड़ी। हालांकि वे अभी अभी पैदा हुए थे और अपेक्षाकृत अनुभवहीन थे, लेकिन उन्होंने भी भूल भुलैया वास्तुकार का खून विरासत में पाया था। इसके ऊपर जैसे ही उन्होंने इम्प की उपाधि प्राप्त की, वे उससे भी अधिक भूल भुलैया के शासक के प्रति वफादार हो गए। इस प्रकार डेडालस को जल्दी ही संकट का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। अच्छा, कम से कम मैं तुम तक अपनी बात पहुंचा सका, रुद्र प्रताप ने टिप्पणी की। अगर रुद्र प्रताप को नाग जादूगरों का सामना करना पड़ता तो वे शायद इसके बजाय फिर से हंगामा खड़ा कर देते, लेकिन शुक्र है भूल भुलैया वास्तुकार जादूगरों जितना पागल नहीं था। रुद्र प्रताप ने महान भूल भुलैया के पुनर्निर्माण का काम डेडालस को सौंप दिया और स्वामी कक्ष में वापस चला गया। आखिरकार महान भूल भुलैया का वह समझदार शासक होने का यही कर्तव्य था कि वह इस प्रक्रिया को शुरू करे। रुद्र प्रताप अपने सिंहासन पर बैठा और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। डेडालस की मांग के अनुसार भूल भुलैया का आकार कम करना मुश्किल नहीं था। कुछ समय पहले उसे शिरा वेन्स का पता चलने के बाद वह पहले ही महान भूल भुलैया के विस्तार की विशिष्ट दिशा को बदल चुका था। वह उस अनुभव का उपयोग करके एक छोटी भूल भुलैया के अंतिम लक्ष्य की कल्पना करने में सक्षम होगा।
लेकिन एक समस्या थी, ये था कि उसने अभी तक महान भूल भुलैया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं किया था। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या ये लालची महान भूल भुलैया उसकी इच्छा का पालन करेगी और अपना आकार कम करेगी, खासकर ये देखते हुए कि इसका नाम शाब्दिक रूप से लालच, ग्रीड था। जैसा कि उसे डर था, महान भूल भुलैया ने पूरी तरह से उसकी इच्छा को ठुकरा दिया और उसके मन में बनाई गई कठिन परिश्रम से तैयार की गई कल्पना जल्दी ही इसके क्रोध से घिर गई और इस प्रक्रिया में नष्ट हो गई। अपने मन के महान भूल भुलैया के क्रोध से भक्षित होने की प्रक्रिया में रुद्र प्रताप ने महान भूल भुलैया के केंद्र कौर को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तारांकन गोआर तारांकन। भूल भुलैया उसके सामने झुकने वाली नहीं थी और उसने जोर शोर से गरज कर जवाब दिया। स्पष्ट था कि महान भूल भुलैया रुद्र प्रताप की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन अंत में विजेता पहले से ही तय था। रहस्यमय भाला गुंगनिर किसी भी मामूली भाले जैसा नहीं है। एक नेत्रा स्वामी ने जिस रहस्यमय भाले को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया था, उसने लंबी अवधि के दौरान अपना स्वयं का चेतना विकसित कर लिया है और अब ये किसी भी अन्य शक्ति के खंड से अधिक शक्तिशाली बन गया है। रहस्यमय भाला स्वयं स्वामी की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। एक समय स्वामी का प्रतीक रहे गुंगनिर महान भूल भुलैया को अपनी मर्जी का मालिक बनने की इच्छा नहीं देखना चाहता। हालांकि यह वही महान भूल भुलैया नहीं है जिस पर एक नेत्रा स्वामी का शासन था, फिर भी रहस्यमय भाले की प्रतिष्ठा अभी भी लालच की महान भूल भुलैया के खिलाफ कुछ हद तक प्रभावी है। जिस क्षण रुद्र प्रताप ने अपने हाथ में रहस्यमय भाला गुंगनिर को पकड़ा, महान भूल भुलैया की भयंकरता तेजी से शांत होने लगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि महान भूल भुलैया पूरी तरह से आपके सामने झुक गई है। यह अस्थायी रूप से रहस्यमय भाला गुंगनिर की प्रतिष्ठा से अभिभूत है, लेकिन महान भूल भुलैया अभी भी आपकी इच्छा के सामने झुकने से इनकार करती है। फिर भी महान भूल भुलैया के पास इस क्षण आपकी आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहले जो भूल भुलैया हिलने को तैयार नहीं थी, वह अंततः अपने शासक की इच्छाओं की कल्पना को स्वीकार करती है और बदलना शुरू कर दी है। आपको सतर्क रहना होगा। जिस क्षण आपकी इच्छा थोड़ी भी कमजोर पड़ती है, महान भूल भुलैया फिर से भयंकरता से आप पर हमला करेगी। आपको तब तक पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना होगा जब तक कि महान भूल भुलैया का पैमाना आपके वांछित आकार तक कम न हो जाए। शांत रुद्र प्रताप अंततः स्थिर हो गया। महान भूल भुलैया ने इसे महसूस किया और भयंकर गरजने के बजाय एक शोकपूर्ण गुंजाहट निकाली। महान भूल भुलैया का आकार सिकुड़ना शुरू हो गया है। महान भूल भुलैया को अपना आकार बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अकल्पनीय रूप से अधिक थी। हालांकि अपने आकार के बावजूद यह अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक कुशल प्रणाली से सुसज्जित नहीं थी। वर्तमान में महान भूल भुलैया द्वारा एक अत्यधिक खतरनाक स्तर की ऊर्जा निकाली जा रही है। महान भूल भुलैया के आकार को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। वास्तव में डेडालस ने वर्तमान महान भूल भुलैया की स्थिति की समस्याओं की सटीक पहचान की थी, जैसा कि भूल भुलैया वास्तुकार की उपाधि वाले किसी से अपेक्षा की जाती थी। हालांकि उसने स्वार्थ के लिए अनुचित मांगे करने का इतिहास रहा था, लेकिन उसने सफलतापूर्वक अपना मूल्य साबित कर दिया था। महान भूल भुलैया के आकार में हर 1% की कमी के लिए आवश्यक रखरखाव लागत उसी स्तर पर कम हो जाएगी। आवश्यक रखरखाव लागत वर्तमान स्तर के 30% से नीचे नहीं जाएगी। महान भूल भुलैया के क्षेत्र में कभी रहने वाले क्षेत्र निष्क्रिय हो गए हैं और खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लिया गया है। रुद्र प्रताप के मन में मंद कल्पना फिर से स्पष्ट हो गई, क्योंकि महान भूल भुलैया का पूरा नक्शा फिर से सामने आने लगा। तारांकन तारांकन तारांकन। उर्ग, यह मैंने सोचा था इतना आसान नहीं था। रुद्र प्रताप ने पूरा दिन महान भूल भुलैया का आकार घटाने में बिताया, लेकिन अंत में वह इसे इतना कम नहीं कर पाया जितना वह चाहता था। पहले की योजना का केवल लगभग 20% ही पूरा हो पाया था। शुरुआत में वह काम को अंत तक देखने के लिए उत्साहित था, लेकिन केवल 20% का काम ही उसे इतना सिरदर्द दे गया कि वह अस्थिर ढंग से अपने सिंहासन से उठा। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसे वापस बैठना पड़ा। महान भूल भुलैया ने तुरंत प्रहार किया और फिर से अपनी इच्छा लागू करना शुरू कर दिया, खुद को फिर से विस्तार करने का प्रयास करते हुए। क्या रहस्यमय भाले का वर्चस्व इतना कम समय तक ही टिकता है? रुद्र प्रताप ने बड़बड़ाया। एक कड़वी मुस्कान के साथ उसे अंततः अपने विक्षुब्ध मन को संभालना पड़ा और अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। महान भूल भुलैया वर्तमान में 29% सिकुड़ चुकी है। भूल भुलैया की कालकोठरी ऊर्जा दक्षता 45% बढ़ गई है और भूल भुलैया को बनाए रखने के लिए आवश्यक रखरखाव लागत 29% कम हो गई है। महान भूल भुलैया की संतृप्ति पहले की तुलना में अधिक समय तक बनी रहेगी। इसकी संतृप्ति में कमी धीमी होगी और उपवास स्तर तक पहुंचने में लगने वाला समय अधिक होगा। अप्रयुक्त क्षेत्र गायब हो गए हैं और ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा को पुनः प्राप्त कर लिया गया है और भूल भुलैया कोर के अंदर संग्रहित कर लिया गया है। शायद महान भूल भुलैया सभी अप्रयुक्त क्षेत्रों को हटाने में किए गए काम से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि लगभग 30% काम पूरा होने के बाद ये रुक गई। स्वामी,
आप अच्छा नहीं दिख रहे हैं। भले ही काम में थोड़ी देरी हो, मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए। डोमिनिक ने अभी तक काम में भाग नहीं लिया था, लेकिन जब उसने रुद्र प्रताप के चेहरे को देखा तो वह चिंतित अभिव्यक्ति के साथ उसके पास आए और उसे रोकने की कोशिश की। और जैसा कि डोमिनिक ने कहा था, रुद्र प्रताप ऐसा दिख रहा था मानो वह बेहोश होने वाला हो। उसने एक लंबी सांस ली और महान भूल भुलैया को देखते हुए टेढ़े ढंग से सिंहासन पर बैठ गया। समग्र रूप से एक अद्यतन महान भूल भुलैया की कल्पना और अभिव्यक्ति करने का प्रयास उसके लिए पहली बार था और इसने उस पर गंभीर मानसिक टोल ले लिया था। भले ही महान भूल भुलैया अपने विस्तार को फिर से शुरू करे, वह अब इसे नियंत्रण में नहीं रख पाएगा। हालांकि महान भूल भुलैया स्वयं भी अपनी शक्ति समाप्त कर चुकी थी, क्योंकि यह अपना क्षेत्र फैलाने के प्रयास में रुद्र प्रताप से लड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। सीमाएं बहुत थोड़ी मात्रा में फैल रही थीं, लेकिन यह उस दर पर था जिसे वह संभाल सकता था। फियू, सोचना पड़ रहा है कि मुझे ये फिर से करना होगा। यह मुझे बीमार कर देता है। रुद्र प्रताप शायद ही कभी शिकायत करता था, लेकिन उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। शुक्र है, उसका पिछला श्रम व्यर्थ नहीं गया था। अगर वह कार्य नहीं करता तो उसे खाया जाता। चिंता करने में समय बिताने के बजाय समाधान पर काम करने में पीठ झुकाना उसके लिए बेहतर था। इसके अलावा ये हमेशा अधोलोक में उसके जीवित रहने और सीखने की विधि रही थी। हालांकि अपने मन में कल्पना को प्रकट करने के प्रयास में अपनी मानसिक शक्ति पर निर्भर रहना कुछ ऐसा था जिसका वह आदी नहीं था, और वह विधि जिसका वह आदी था उससे पूरी तरह से अलग था। ये स्वयं में एक उबाऊ और कठोर कार्य था। हालांकि इस कठिन कार्य को करने की प्रक्रिया में उसने भयंकर महान भूल भुलैया ऑफ ग्रीड, ग्रैंड लैबिरिंथ ऑफ ग्रीड नामक इस भयानक जानवर को वश में करने की कुंजी खोज ली। दुनिया, जिसमें वह पहले केवल अपने शारीरिक शक्ति पर निर्भर था, विस्तारित हो गई और उसके सामने एक नई दुनिया प्रकट हुई। विजुअलाइजेशन और इच्छा शक्ति स्वयं एक उच्च स्वामी की शक्तिशाली शक्ति का स्रोत थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि रुद्र प्रताप के शरीर ने लगातार परीक्षणों और क्लेशों से बार बार जागृति के माध्यम से उसे एक शक्तिशाली सत्ता में बदल दिया था, लेकिन उसका मन अभी तक साथ नहीं दे पा रहा था। लेकिन अंततः उसके शरीर और मन के बीच संतुलन बहाल हो गया, क्योंकि उसके मन की वृद्धि ने अंततः गति पकड़ ली। फियू, एक लंबी सांस के साथ उसके पूर्व स्व के पुराने अवशेष त्याग दिए गए और उसका मन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी नई ऊंची चेतना के अनुसार ढलने लगा। उसकी शक्तियां अचानक नहीं बढ़ीं। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी और समय के साथ उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति मजबूत होगी और एक सच्चे स्वामी की होगी। और जब उसका रूपांतरण अंततः पूरा हो जाएगा तो उसके सामने की दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। रुद्र प्रताप, 12वीं मंजिल का गहरी मंजिल का कालकोठरी बच्चा और नागों का शासक, अभी अभी एक उच्च स्वामी की वास्तविक शक्तियों के लिए जागा। तारांकन तारांकन तारांकन, भूल भुलैया को छोटा करने का काम जारी रहा। इसकी प्रगति, जो 29% पर बिना किसी और प्रगति के रुकी हुई थी, अंततः कच्ची मानसिक शक्ति के सामने फिर से शुरू होने लगी। और जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, रुद्र प्रताप की मानसिक और शारीरिक क्षमता के बीच संतुलन भी बढ़ा। आज 40% प्रगति पर काम खत्म करते हैं, उसने कहा। एक निश्चित समय के बाद महान भूल भुलैया अब जबरदस्ती अपना विस्तार करने की कोशिश नहीं कर रही थी। रुद्र प्रताप को यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके और महान भूल भुलैया के बीच मानसिक युद्ध में उसका एक निश्चित बढ़त था, या धीरे धीरे महान भूल भुलैया उसे अपने मालिक के रूप में पहचानने लगी थी। लेकिन यह निश्चित था कि महान भूल भुलैया द्वारा उसकी चेतना पर कोई और आक्रमण नहीं हो रहे थे। जब उसने आखिरकार इसे महसूस किया तो उसने पहली बार महान भूल भुलैया में अपने ठहरने को आरामदायक पाया। उसके विचार महान भूल भुलैया तक पहुंचे, जिसने रुद्र प्रताप को खुश करने के लिए गरजकर जवाब दिया। तारांकन को तारांकन। बर्फ से ढकी महान भूल भुलैया की कठोर हवाओं से ऐसी आवाज सुनना अजीब था, लेकिन रुद्र प्रताप इसे सुनकर बेहतर महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने कहा, अगर तुम थोड़ा और इंतजार करो तो मैं तुम्हें वह मुहर दूंगा जिसका तुम लाला कर रही हो। महान भूल भुलैया ने जवाब में फिर से उत्साहित शोर मचाया। तारांकन तारांकन तारांकन। भूल भुलैया को अंततः वांछित आकार तक सिकुड़ने के बाद डेडालस एक खिलौने वाले बच्चे की तरह नाचने लगा, अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहा था। यह आसान काम नहीं था, इसलिए भूल भुलैया के विस्तार में विशेष ध्यान रखना। रुद्र प्रताप ने उसे चेतावनी दी। रुद्र प्रताप फिर से हस्तक्षेप कर सकता था, लेकिन वह शारीरिक थकान की तुलना में मानसिक रूप से भी अधिक थका हुआ था और उसे अत्यधिक आराम की आवश्यकता थी। इस प्रकार उसने डेडालस को एक हल्की धमकी के साथ छोड़ दिया। जी हाँ, डेडालस ने चिल्लाया, लेकिन वह रुद्र प्रताप के विचारों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह बस अपने चेहरे पर पागलपन भरे भाव के साथ सिर हिला रहा था। ठीक है, महान भूल भुलैया का नवीकरण शुरू करो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। डेडालस दूर भाग गया और आधा दिन भी बीता था कि एक संदेश विंडो पॉपअप हो गई। महान भूल भुलैया फिर से विस्तार करना शुरू कर दी है। भूल भुलैया वास्तुकार डेडालस ने महान भूल भुलैया के विस्तार पर काम शुरू कर दिया है।
हालांकि वह एक भूल भुलैया वास्तुकार है जिसका अधोलोक में बहुत कम नाम है, फिर भी यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि काले व्यापारियों के साथ रहते हुए कई परीक्षण और त्रुटियों से गुजरने वाली डेडालिस की क्षमताएं पहले से ही एक सच्चे कारीगर की हैं। मास्टर भूल भुलैया वास्तुकार डेडालिस के हाथों महान भूल भुलैया के विस्तार में तेजी आई है। तारांकन तारांकन तारांकन। महान भूल भुलैया का विस्तार, जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है, फिर भी किसी तरह अंत दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी संदेश पॉप अप होते थे जो रुद्र प्रताप को अपडेट करते थे कि किन क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है और उन बदलावों से क्या फायदे होंगे। स्वाभाविक रूप से चूंकि रुद्र प्रताप बड़े पैमाने पर भूल भुलैया कैसी दिख रही है ये देखने में असमर्थ था, वह उम्मीद और चिंता के मिश्रण के साथ निर्माण के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। रुद्र प्रताप ध्यान में डूबा हुआ था, एक आदर्श महान भूल भुलैया की कल्पना करने के लिए अपने विजुअलाइजेशन कौशल का अभ्यास कर रहा था। इस क्षण भी वह सिंहासन पर बैठा था, गुनगुनिर द्वारा दिखाए गए अतीत की यादों पर गहराई से विचार कर रहा था। तभी डोमिनिक ने उसे बीच में बाधित किया। स्वामी, यूथर उथर आपसे मिलने आया है। सोचने पर उसने हाल ही में खोजे गए डाउन रत्न की शिराओं को मोआई से बचाने के लिए यूथर को भेजा था। रुद्र प्रताप ने देर से उसके अस्तित्व को याद करते हुए यूथर का स्वागत करने के लिए स्वामी कक्ष से बाहर निकला। यूथर, रुद्र प्रताप ने एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा।